हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट इंग्लिश वर्ड में। और आज हम लेकर आए हैं टेंस की एक वीडियो। और हमने कहा था कि हम एक लॉन्ग वीडियो लेकर आने वाले हैं और आज ये टेंस की श्रृंखला शुरू हो रही है। पहली वीडियो है हमारी। जिन बच्चों को भी टेंस नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, हिंदी को इंग्लिश में नहीं चेंज कर पाते हैं, जिनको टेंस की बिल्कुल जानकारी नहीं है, वो आके इस वीडियो की शुरुआत कर सकते हैं। और ये एक ऐसी वीडियो है, हमारी जो वीडियोस आने वाली हैं, एक वीडियो को देखने के बाद आपको उस टेंस से संबंधित किसी भी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अंत तक देखिएगा, आपकी छोटी से छोटी समस्याएं जो भी आती हैं किसी भी टेंस को सॉल्व करने में, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। ये गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले टेंस से। और जैसा कि हमारा टॉपिक है, ये देखिए, हम पढ़ने वाले हैं टेंस क्या होता है ना। टेंस का बराबर, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन, टाइम का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पर टाइम, टाइम तो तीन ही चीजें बताती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन ही टाइम होता है। वर्तमान काल, उसके पहले जो बीत गया यानी भूतकाल, और जो आने वाला है वो भविष्य काल। यानी वर्तमान का मतलब हमारा प्रेजेंट, ठीक है, भूतकाल मतलब पास्ट जो बीत गया, और फ्यूचर जो आने वाला है। तो तीन ही टाइम से रिलेटेड तीन ही चीजें हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन टाइम्स होते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा टाइम ऑफ एक्शन, किसी एक्शन के होने के समय को बताता है, वो क्या होता है? टेंस होता है। टेंस एक्चुअली क्या करता है? किसी एक्शन के होने के समय को बताता है कि कोई एक्शन किस टाइम पर हुआ या कोई एक्शन किस टाइम पर परफॉर्म किया गया। ठीक, तो तीन टाइम को हमने पढ़ा कि तीन तरीके का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन टाइम होता है। उसके बाद बात आती है एक्शन की। एक्शन, तो एक्शन को हम चार तरीके से पढ़ते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट ये बताता है कि कोई उसमें कोई कार्य हो ही नहीं रहा होता है। एक्चुअली हम केवल उसमें एक साधारण सी चीज बताते हैं कि कोई काम होता है या हो रहा था या होगा, इस तरीके से। ठीक है, उसकी स्टैटिक अवस्था को बताता है इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस हमको ये बताता है कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। ठीक, कंटिन्यूअस टेंस ये बताता है कि कोई काम कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, ठीक है, और इसी को पास्ट में बोला जाए, मैं जा रहा था, मैं सो रहा था, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, ये सारी चीजें आपकी आती है कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताता है कि कोई काम चल रहा है। तीसरी चीज आती है परफेक्ट। परफेक्ट क्या जानकारी देता है? परफेक्ट ये बताता है, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट होना। तो जब कोई कार्य कंप्लीट हो जाए, उसी को बोलते हैं हम परफेक्ट। ठीक है, तो यानी कि परफेक्ट जो एक्शन है वो हमको ये बताता है कि कोई काम कंप्लीट हो गया है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने पानी पी लिया है, हाँ, मैंने किताब पढ़ ली है या पढ़ ली थी, मैं कल दिल्ली गया था, जा चुका था। ठीक है, मैं कोई काम मतलब कंप्लीट हो जाना। तो परफेक्ट बताता है काम के कंप्लीट होने को। और परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट में देखिए, कॉन्टिन्यूस में देखिए दो चीजें हैं, एक तो परफेक्ट और एक कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट बताता है काम कंप्लीट हो गया है, और कॉन्टिन्यूस बताता है कि एक्शन अभी हो रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट बताता है कि काम कंप्लीट हो गया, और कंटिन्यूस बताता है कि एक्शन हो रहा है। यानी कि कुछ काम इसमें कंप्लीट हो जाता है और फिर भी काम चल रहा होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं पिछले 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं पिछले 5 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो 4 मिनट तो हो गए, 5 मिनट हो गए पढ़ाते हुए, और अभी भी मैं पढ़ाए जा रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन का। ठीक है, तो अब इन्हीं चारों को हम टेंसेस से जोड़ देते हैं, यानी टाइम से जोड़ देते हैं। इन्हीं चारों एक्शन को अगर हम जोड़ देते हैं टाइम से, जैसे प्रेजेंट के साथ मैं जोड़ूं इंडेफिनिट को, तो ये बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट से ही अगर मैं इस ऐड कर दूं कॉन्टिन्यूअस को, तो एक टेंस हमारा बन जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रेजेंट से मैं जोड़ दूं परफेक्ट को, तो हमारा एक बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसी प्रेजेंट से अगर मैं जोड़ दूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, तो एक हमारा बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टाइम प्लस एक्शन को मिला करके हमारा क्या बनता है? टेंस बनता है, जैसा कि हमने आपको जो है इस स्लाइड में बताया। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रेजेंट, यानी कि ये क्या बताता है कि कोई काम प्रेजेंट में इंडेफिनिट में है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात होगी, बताएगा कि काम चल रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है कोई कार्य। परफेक्ट बताता है कि अभी परफेक्ट में कोई काम, प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान समय में कोई काम कंप्लीट हो गया है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये बताएगा कि कोई काम कुछ कंप्लीट भी हो गया है और अभी हो भी रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं हमारे पास टेंस कितने होते हैं। तो जैसे हमने प्रेजेंट से 4 टेंस लिए,
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है पास्ट से देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे फ्यूचर से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं हमारे कौन कौन से टेंस होते हैं। तो ये रहा, देखिए प्रेजेंट के चारों टेंस हमने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पांचवा हो गया ये, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे यहाँ बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 12 टेंस होते हैं, हम सबको पता है। ठीक है, अब एक एक करके हम इन सारे टेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज से हम शुरुआत करेंगे, हमारा जो पहला टेंस है कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो देखिए ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए हम लोग को चूंकि ट्रांसलेशन करना है तो हम किसी भी सेंटेंस को देख करके कैसे जानते हैं कि हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है या सेंटेंस है, हम कैसे जानते हैं। इसके लिए हम सभी लोग पढ़ते आए हैं कि हमने यही पढ़ा है कि जिन वाक्यों के वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है आदि वर्ड आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा है कि जिन वाक्यों के वर्ब के अंत में, है ना, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वर्ड्स आते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य होते हैं। खैर ये तो हिंदी मीडियम में हम लोग जब ट्रांसलेशन की दृष्टि से पढ़ते हैं तो उसको इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम टेंसेस को पढ़ रहे होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि जिस सेंटेंस में रूटीन एक्शन या हैबिट बताई जा रही है, रूटीन हैबिट या रूटीन एक्शन या हैबिट बताई जा रही है ना, तो जिस टेंस में, जिस वाक्य में आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें कोई रूटीन एक्शन बताया गया, रूटीन एक्शन माने या हैबिट का मतलब, रूटीन एक्शन का मतलब कोई ऐसा कार्य जो आप रोज करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं सुबह 5 बजे सोकर उठता हूँ, ठीक है, देखिए मैं टहलने जाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मेरी माँ खाना बनाती है, मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ और ये हम रोज क्रिकेट खेलते हैं। तो ये क्या है, ये डेली रूटीन के एक्शन है, यानी कि इन कामों को हम रोज रोज ही करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक ऐसा सेंटेंस लिखा जाता है जिसमें कोई हैबिट बताई जा रही होती है या कोई रूटीन एक्शन बताया जा रहा होता है। ठीक है, और क्योंकि जब हम कोई ऐसी रूटीन को बताते हैं या कोई डेली हैबिट को बताते हैं तो जब उस सेंटेंस को हम बोलेंगे तो उन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि वर्ड ही आता है। इसीलिए जब ट्रांसलेशन में हमको बताया गया कि जिन वाक्यों के अंत में ये सारी चीजें आती हैं तो उनको जब भी हमें चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स अप्लाई करते हैं। खैर मैं एक बात बीच में और बताना चाहूंगा 2 मिनट की वीडियो में, यहाँ पर एक नई स्लाइड इंसर्ट करा लेते हैं, या इंसर्ट जाते हैं, एक नई स्लाइड इंसर्ट करा लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। हम देखेंगे न्यू स्लाइड, ये रही ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, देखिए हम लोग जब इंग्लिश की बात करते हैं तो सबसे एक मेन बहुत जरूरी चाहिए आती है स्ट्रक्चर की बात। क्या होता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कैसे, जब हम हिंदी में कोई चीज लिखी जाती है, जैसे मान लो यही लिखा था, अभी लिखा था कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता, ठीक है, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ये एक सेंटेंस है। इसमें देखिएगा आप तो यहाँ पर मैं क्या है हमारा, मैं आप जानते हो सब्जेक्ट है जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। रोज डेली छोड़ दीजिए, ये तो एडवर्ब है। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, स्कूल क्या है आपकी, स्कूल आपकी का एक ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं और जाना क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक है, तो जो हिंदी में सेंटेंस लिखा जाता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का होता है। एक मिनट को मैं रेज करता हूँ, एक दूसरा सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक सेंटेंस है कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है हिंदी में, हिंदी का जो स्ट्रक्चर बनता है
वो बनता है हिंदी। हिंदी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन जो अंग्रेजी यानी इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर सेंटेंस लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दोनों की सेंटेंस में स्ट्रक्चर में अंतर क्या है, देखिए हिंदी वाले में वर्ब लास्ट में लिखी जाती है, जबकि इंग्लिश में वर्ब पहले ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखा आता है। तो दोनों में यही अंतर है बेसिक, जिसे कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं और वो सही से उसे बना नहीं पाते हैं। एक सेंटेंस मैं देखिए यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या है, सब्जेक्ट है, पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है, और लिखना क्या है, हमारी वर्ब है। तो हमने देखा जो हिंदी का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन जब इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ तो इसको मैं लिखता हूँ आई राइट ए लेटर। अब क्या हो गया, अब देखिए हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर हमारा फॉलो करेगा, सबसे पहले आई, उसके बाद राइट हमारी वर्ब हो गई, ठीक है, वर्ब हो गई, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया लेटर, ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि जो हिंदी का स्ट्रक्चर जो होता है, हिंदी में लास्ट में वर्ब आती है, तो इसी वर्ब को देखकर ही हम पहचानते हैं कि किस टेंस का वाक्य है हमारा ये, ठीक है। तो उसी आधार पर हमको पहचानना होता है कि कौन से टेंस का वाक्य है, वैसे ही हम वर्ब लगाते हैं। तो सिमिलरली इसी तरीके से जो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो लिखा है कि इन वाक्यों के वर्ब्स के अंत में ता है ती है आता है, ठीक है, तो ता है ती है यही बताता है क्योंकि ये क्रिया में लगा हुआ है, और वर्ब को देखकर ही किसी सेंटेंस चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, सेंटेंस के वर्ब को देखकर ही हम जानते हैं कि किस टेंस का वाक्य है, ठीक है। तो हमने वहाँ की वर्ब को देखा, उसमें लास्ट में ता है ती है ये सब आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, और उसे हम चेंज करते हैं इंग्लिश में। तो कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। पहली बात तो इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है ती है ते आदि वर्ड्स आते हैं, ये तो अलग बात हो गई। दूसरी बात यह है, तो पहचानने का तरीका हो गया। दूसरी बात यह है कि बहुत खास चीज़ है कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में हमेशा ही हमें रूटीन एक्शन बताया जाता है, कोई हैबिट ही बताई जा रही होती है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और अब देखते हैं हम रोल फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के रूल क्या है कि कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश में, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अब सेंटेंस भी चार प्रकार के ना, क्योंकि हम जो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन करते वक्त हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीन तरीके के वाक्यों को चेंज करना सीखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट भी दो, हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये अलग अलग दोनों रूल यहाँ पर बता रखे हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा, है ना, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम क्या रूल लगाएंगे, और जब हमारा व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तब कौन सा रूल लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अच्छा, क्या आपको पता है कि इसमें एस या एस क्यों लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में ही मैं पिन पर कर दूंगा कि ऐसे यस क्यों लगाते हैं। लेकिन पहले आपको इसका आंसर देना है कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होता है कि तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस क्यों लगाते हैं, और सब्जेक्ट के प्लूरल होने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस क्यों नहीं लगाते हैं। इसका जवाब मुझे आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए, और अगर आप नहीं देते हैं तो मैं 4 दिन के बाद या 3 दिन के बाद इसके जवाब कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये रूल क्या था, मैंने कहा था सबसे पहले सब्जेक्ट आती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो सारे जो चेंजेस होते हैं कहाँ होते हैं, वर्ब में होते हैं, बाकी सारे प्लेस वही होते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का। सारे चेंजेस होते हैं वर्ब में। तो हमने ये पढ़ा कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब में ऐसे यस लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करेंगे, उसमें कोई ऐसे यस नहीं लगाएंगे। आइए ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, आई, क्या है, आई। मैं क्या करता हूं, अब आई के बाद हमको क्या लिखनी है, वर्ब लिखनी है। आई सिंगुलर है कि प्लूरल है, आई है तो सिंगुलर, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई को हमेशा ही हम प्लूरल मानकर चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसको प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो मैं रोज मंदिर जाता हूं, तो आई गो टू, क्या हो जाएगा, आई गो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे, आई गो टू
टेम्पल, आई गो टू टेम्पल डेली, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, तो आई गो टू टेम्पल डेली। आई गोस टू टेम्पल क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि आई प्रेलर की तरफ ट्रीट किया जाता है, तो आई गो टू टेम्पल डेली। अगला है राहुल बहुत बातें करता है। राहुल बहुत बातें करता है। अब यहाँ का राहुल, इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, राहुल। जो काम को करने वाला होता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। वर्ब आप जानते हो क्रिया होती है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा होता है। ठीक है, तो राहुल बहुत बातें करता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट राहुल। राहुल क्या करता है, बहुत बातें करता है। काम क्या कर रहा है, बातें करने का, तो क्या इंग्लिश होगी, टाक, टाक्स, है ना। और चूंकि राहुल सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे इसमें, यस या यस, टाक्स हो जाएगा। राहुल टाक्स, उसके बाद राहुल टाक्स क्या हो जाएगा, बहुत बातें करता है, तो टू मच, राहुल टाक्स टू मच। ठीक, राहुल टाक्स टू मच, राहुल बहुत बातें करता है। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया। जानना हमारी वर्ब है, तो जानना की वर्ब की अंग्रेजी नो होती है, आई नो। नो नहीं लिखेंगे, नो ही हो जाएगा। आई नो किसे जानता हूँ, तुम्हें जानता हूँ, तो यू, यू की माने होता है तुम्हें, तो आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। खैर इसको तो हम चाहते हैं, इसको हम टाइप कर सकते थे, यहाँ पर क्या होता है देखते हैं। जैसे हम रात में देर से सोते हैं, है ना, हम रात में देर से सोते हैं, तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी, क्या हो जाएगी, वी। सब्जेक्ट होगा हमारा सोना, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, तो बी स्लीप। क्या करते हैं, कब सोते हैं, रात में देर से सोते हैं। बी स्लीप लेट इन द नाइट, क्या, बी स्लीप लेट इन द नाइट, बी स्लीप लेट इन द नाइट। तो इस तरीके से इसका ये ट्रांसलेट हो गया। नेक्स्ट है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। आई उठने की इंग्लिश क्या होगी, आई वक अप, क्या, वक अप, आई वक अप। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई वक अप, कब उठता हूँ, जल्दी उठता हूँ, अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई वक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हमने देखा इस तरीके से हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कर सकते हैं। तो बस एक ही रूल आपको याद रखना है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में ऐसे यस लगा देना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो नहीं लगाना है। ठीक, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाना है, फिर वही चीज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अलग रूल, प्लूरल सब्जेक्ट है तो अलग रूल। क्या रूल अलग है, सब कुछ वही है, सब्जेक्ट वही है, वर्ब वही है, ऑब्जेक्ट वही है। केवल जब इंग्लिश में हमें नॉट लगाना है तो हमको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम डस को, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम डू को। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए डू में ही यस लग जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस नहीं लगाते हैं। ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, हो सकता है आपको पता ना हो, जिसे पता है वो बहुत अच्छी बात है, किसे किसे बात पहले पता थी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस क्यों नहीं लगाते हैं, जब डज लिखते हैं, क्योंकि डू हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, और डू में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को ही प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, तो डू में हमने ईएस लगा दिया और ये बन गया प्लूरल, सिंगुलर बन गया, ठीक है, यानी कि ईएस लगाकर इसको हम सिंगुलर बना देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट में डज लिख देते हैं, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी दोनों में, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए करते हैं ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसको हम। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, लिखा हुआ है वे यह काम नहीं करते हैं, वे यह काम नहीं करते हैं, तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे। अब नहीं करते हैं, दे चूंकि हमारा प्लूरल है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या यूज करेंगे, डू, तो दे डू नॉट, दे डू नॉट। वे यह काम नहीं करते हैं, दे डू नॉट डू दिस वर्क, ठीक है, दे डू नॉट डू दिस वर्क, दे डू नॉट डू दिस वर्क। डू नॉट तो देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई, और डू हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। दे के साथ डू नॉट, दे क्या था, प्लूरल था। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, आई लीव, आई सब्जेक्ट हो गया, मैं किराए के मकान में नहीं रहता हूँ, तो आई
वही रेगुलर माना आता है आई डू नॉट लिव इन रेंटेड हाउस, क्या हो जाएगा रेंटेड हाउस, आई डू नॉट लिव इन रेंटेड हाउस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वह मुझे नहीं जानता है, वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ही के साथ हम नहीं के लिए क्या लगाएंगे डज नॉट, ही डज नॉट, वह मुझे नहीं जानता है तो ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो मी। ठीक है, ही डज नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। बच्चे अखबार नहीं पढ़ते हैं, बच्चे की इंग्लिश क्या होगी चिल्ड्रन, बच्चा की इंग्लिश क्या होती है चाइल्ड, बच्चे की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन। कुछ बच्चे चिल्ड्रन लिख देते हैं, गलत होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, बच्चे क्या नहीं करते हैं अखबार नहीं पढ़ते, तो चिल्ड्रन डू नॉट, रेगुलर है तो डू नॉट रीड, क्या नहीं करते हैं रीड नहीं करते हैं, क्या नहीं रीड करते हैं न्यूज़पेपर, तो चिल्ड्रन डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस भी हो चुका है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम देर से नहीं उठते हो, तुम देर से नहीं उठते हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्ट हमारा यू नहीं उठते हो तो यू के साथ हम आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए डू नॉट, यू डू नॉट नहीं उठते हो वक अप, यू डू नॉट वक अप, तुम देर से नहीं उठते हो यू डू नॉट वक अप लेट, ठीक है, यू डू नॉट वक अप लेट, तुम देर से नहीं उठते हो। अच्छा लास्ट है, मैं हमेशा सच नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट ऑलवेज टेल, आई डू नॉट ऑलवेज गुजरात है, यहाँ से हम अलग करते हैं, आई डू नॉट ऑलवेज टेल, आई डू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, या SPEAK स्पीक, ये हो गया। ठीक है, आई डू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच नहीं बोलता। आशा ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, और जिनको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताएगा। वीडियो नहीं समझ में आती है तो डिसलाइक करिएगा, और अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, और कमेंट में अपनी क्वेरीज जरूर लिखिएगा, कैसी लगी वीडियो हमको बताइएगा, इसी के आधार पर हम आगे की नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और लास्ट तक यहाँ तक अगर आए हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ ऐसे भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपको बहुत कन्फ्यूजन रहती है, और आज सारी कन्फ्यूजन आपकी सॉल्व होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, ये आ गए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, क्या होता है प्रश्नवाचक, यानी कि जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा हो। अब प्रश्न के पूछने के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं प्रश्न को पूछने के, दो तरीके, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, और एक होता है WS टाइप क्वेश्चन। दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो जो यस नो टाइप क्वेश्चन होता है जिसका जवाब आप हाँ या ना में देते हैं, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है डू या डज। ठीक है, तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि इसको मैं जब लिखवाता हूँ तो मैं लिखता हूँ जब वाक्य क्या से शुरू हो, क्या लिखते हैं जब, लिख देता हूँ जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो हम क्या करते हैं, तब ये रूल अप्लाई होता है डू या डज वाला। जैसे ये सारे रूल में देखिए क्या से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो इन सारे में कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये डू वाला रूल अप्लाई होगा। और ये दूसरा कौन सा है WH टाइप क्वेश्चन, तो WH टाइप क्वेश्चन यानी कि जिसमें WH फैमिली वाले वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर शुरू होता है WH से, तो इसी को बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन। तो जिसमें वाट वेयर व्हेन ये सारे वर्ड्स आते हैं, ये हमेशा सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो इसीलिए WH टाइप को मैं एक और नाम देता हूँ कि जब क्वेश्चन बीच में आए, जब क्वेश्चन वर्ड को मैं इंग्लिश में बोलता हूँ QW, क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड तुम कहाँ रहते हो ये आ रहा है बीच में, तो हम इसको इस रूल से बनाएंगे। वे सुबह कब उठते हैं, इसको भी इसी रूल से बनाएंगे।
ठीक है। और मोहित क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, ये वाला सेंटेंस देखिए सी रूल से बनेगा, ठीक है। तो दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जब एक यस नो टाइप क्वेश्चन यानी जो वाक्य क्या से शुरू होगा उसके लिए, ठीक है, और दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन यानी कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है उसके लिए। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड को हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं, और उसके बाद सारा स्ट्रक्चर वही होता है जो यस नो टाइप वाली क्वेश्चन का रहता है, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बहुत साधारण सा तरीका एक मैं यहाँ पर एक बना के दिखा देता हूँ। जैसे अफर्मेटिव का जो सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मान लीजिए तरीका है नेगेटिव सेंटेंस या जो भी हो, और नेगेटिव में था तो क्या होता है ना कि पॉजिटिव सेंटेंस में मान लीजिए, तो उसका जब भी हमको इंट्रोगेटिव बनाना होता है ना, तो इस हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, यहाँ से ले आते हैं बाहर, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हमारी बाहर। तो उसके बाद क्या आता है, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या बचा आगे, मेन वर्ब, उसके बाद क्या आती है, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जो है आपका ये लिखा गया है, देखिए पहले डू या डज हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई वहाँ से, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया आपका, फिर मेन वर्ब आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद ही आप नॉट को लगाते, ठीक है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये होगा सवाल। सबको समझ में आया होगा, जब यस नो टाइप क्वेश्चन हो, क्या से शुरू होने वाला हो, तो डू या डज पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस केवल हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाया जाता है, ना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही किसी और वाक्य में यस या यस लगता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं, जैसे क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, करके देखते हैं इसको। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, तो हमने जैसे कि यहाँ पर देखा था, है ना, डू या डज से शुरू होगा, तो बताओ सब्जेक्ट कौन है हमारा, तुम के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, डू, क्या आनी चाहिए, डू, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा कौन है, तुम की इंग्लिश यू, डू यू। उसके बाद वर्ब क्या है, गो, डू यू गो, कहाँ जाते हो, टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, यू की स्पेलिंग मेरी गलत हो गई है, डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सबको। और लास्ट में हमको देखिए क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। कंट्रोल जेड करता हूँ, डू यू गो टू स्कूल, ठीक है, डू यू गो टू, कहाँ गया क्वेश्चन मार्क, ये रहा, डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मोहन सब्जियां बेचता है, क्या मोहन सब्जियां बेचता है, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे क्या मोहन सब्जियां बेचता है, मोहन सिंगुलर है तो डज लगेगा, डज, उसके बाद मोहन, डज मोहन सब्जेक्ट हो गया, डज मोहन क्या करता है, सब्जियां बेचता है, तो बेचना सेल, डज मोहन सेल, क्या सेल करता है, डज मोहन सेल वेजिटेबल्स, डज मोहन सेल वेजिटेबल्स, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मोहन देखिए यहाँ पर अंडरलाइन बता रहा है क्योंकि मोहन को हमें लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक, डज मोहन सेल वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, क्या सीट गीत गाती है, गलत हो गया है, इसको लिखना चाहिए था मुझे, क्या सीता गीत गाती है, सही कर देता हूँ, क्या सीता गीत गति है, गाती है कर लीजिएगा, जो गाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या सीता गीत गाती है, डज सीता सिंग ए सॉन्ग, और लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क, डज सीता सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्या है, तुम कहाँ रहते हो, अब देखिए कहाँ वाला क्वेश्चन आ गया। अभी तो सारे सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहे थे, तो हमने भी क्या किया था, डू से डज से सेंटेंस को स्टार्ट किया, लेकिन अब क्या आ रहा है, कहाँ, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, तब क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन वर्ड को हम क्या करेंगे, सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वही यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख देना है। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, क्या होती है, ऐसे लिखेंगे, WHER, वेयर। उसके बाद देखिए डू या डज लगाना है, तो वेयर डू, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है यू, और वर्ब लीव, वेयर डू यू लीव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा सेंटेंस बन गया। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस फिर क्या है, वे सुबह कब उठते हैं, कब क्वेश्चन वर्ड है हमारा, कब की इंग्लिश क्या होती है, वेन, क्या होती है, वेन। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ड लगानी है, और वे के लिए दे के साथ क्या होता है, डू, वेन डू, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे वक अप, वेन डू दे वेक अप, वे सुबह कब उठते, वेन दे डू
व्हेन डू दे वेक अप इन द मॉर्निंग। व्हेन डू दे वेक अप इन द मॉर्निंग। ठीक, नेक्स्ट है स्लाइड। मोहित क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, मोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई, क्या होगी, वाई। उसके बाद हमको लगाना है मोहित के साथ हो गया डज, वाई डज। उसके बाद हमने देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सब्जेक्ट, क्या लिखा है यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, वाई डज प्ले, और लास्ट में, ठीक। ये कहाँ चला गया भाई, यही लिखा, वाई डज मोहित नॉट, वाई डज मोहित नॉट, वाई डज मोहित नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डज मोहित नॉट प्ले CRICKET, वाई डज मोहित नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, वाई डज मोहित नॉट प्ले क्रिकेट, मोहित क्रिकेट आ गया। तो यहाँ तक आ गए हैं, तो बस अब चलते हैं हमारे लास्ट पड़ाव पर है बिल्कुल। हमने अफर्मेटिव सीखा, नेगेटिव सीखा, इंट्रोगेटिव सीखा, और अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं सवाल को सॉल्व करने में, तो बस वही लास्ट रह गया है। आइए उसको भी सॉल्व ही कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैंने क्या लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण वाक्य जिसे बनाने में अक्सर स्टूडेंट क्या कर देते हैं भाई, गलती कर देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिसको बनाने में हमारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, अक्सर गलती कर देते हैं, कह देते हैं गलत हो गया है। आइए देख लेते हैं। जब वाक्य में कभी नहीं वर्ड आए तो उसे हम डू या डज नॉट नहीं लगाते, नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी स्कूल में लिखता है मैं स्कूल कभी नहीं जाता हूँ, केवल नहीं है, कभी नहीं जाता हूँ। वह खाना कभी नहीं बनाती है, तुम कभी इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, कभी नहीं पढ़ते हो। तो जब कभी नहीं शब्द आएगा तो नेवर का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम डू या डज नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। और जब नेवर का यूज़ करते हैं तो सबसे बड़ी गलती बच्चों को होती है कि अब हम वर्ब कैसे यूज़ करें। तो सबको लगता है कि डू नॉट डज नॉट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है, तो हम भी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब नेवर का यूज़ किया जाता है, डू और डज का यूज़ नहीं किया जाता है, तो नेवर वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में CIS लगा दी जाती है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से हम ट्रीट करते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को करते थे वैसे ही नेवर वाले सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में CIS लगाएंगे नेवर के बाद, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे। जैसे मैं स्कूल कभी नहीं जाता हूँ, आई हमारा सिंगुलर है लेकिन मैंने बताया प्लूरल की तरह यूज होता है, तो प्लूरल मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, मैं स्कूल कभी नहीं जाता, क्या बनाएंगे, आई, आई कभी नहीं की इंग्लिश मैंने कहा डू नॉट डज नॉट नहीं लिखना है, आपको लिखना है नेवर, INEVER, आई नेवर। क्या करता हूँ, कभी नहीं जाता हूँ, जाने की इंग्लिश गो, आई नेवर गो। लेकिन हाँ ठीक है, आई नेवर गो, कहाँ नहीं जाता हूँ, टू स्कूल, आई नेवर गो टू स्कूल। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन गया। जैसे वह खाना कभी नहीं खाता है, अब देखिए हमारा यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट था तो हमने गो ही रहने दिया। अब वह खाना कभी नहीं खाता, ही, क्या हो जाएगा, ही के साथ लिखेंगे नेवर, नेवर, ही नेवर क्या नहीं करता, ही नेवर ईट, खाता है तो ही नेवर ईट। लेकिन चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ईट्स लगा देंगे, ईट्स हो जाएगा, ही नेवर ईट्स, क्या चीज, फूड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, बच्चों को समझ में नहीं आता है, उन्हें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि हम सिंगुलर वर्ब यूज करें, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में CIS लगाएं या ना लगाएं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि नेवर वाले वाक्यों में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में CIS लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में CIS नहीं लगेगा। जैसे तुम कभी इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, तुम इंग्लिश कभी नहीं पढ़ते हो, तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है, नेवर रीड, जैसे यस नहीं लगाएंगे, यू नेवर रीड इंग्लिश, यू नेवर रीड इंग्लिश। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को हमने बनाया। तो अभी जाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ सेंटेंसेस और रह गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोज़ के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जब वाक्य में कौन शब्द आए तो वाक्यों में हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आता है कौन, ठीक है, सबके तो नहीं है सारे टेंसेस के लिए, लेकिन ये अपवाद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। जब वाक्य में कौन शब्द आता है तो उसके साथ हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, जानने की जरूरत है। ठीक है, चाहे, और एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बना रखा है, हु वाले को कैसे बनाएंगे, चाहे सिंगुलर आर प्लूरल सब्जेक्ट, यानी हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्या करना है,
हु, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल है, दोनों में यस या यस लगाना है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। जैसे तुम्हें रोज कौन बुलाता है, हु, तो क्या बनेगा हु। मैंने कहा हु के बाद सब्जेक्ट तो है नहीं, ओह सॉरी गलत हो गया है। इस सब्जेक्ट को यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, हु के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे हु, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा कॉल्स। मैंने गलत छाप दिया था, गलत लिख दिया था उसको, प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई। हु कॉल्स यू, हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू, हु कॉल्स यू। ठीक है, तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, आपको हु के साथ डू या डस का प्रयोग नहीं करना है, और हु वाले सेंटेंसेस में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये लगानी है, ध्यान रखना है। और लास्ट में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। हु डस कॉल यू, हु डू कॉल यू, नो, गलत हो जाएगा। कौन रोज मंदिर जाता है, तो हु गोज टू टेम्पल एवरी डे, हु गोज टू टेम्पल एवरी डे, हु गोज टू टेम्पल एवरी डे। ठीक है, समझ में आ रहा सबको। अगर दरवाजा कौन खटखटाता है, देखो हु, दरवाजा कौन खटखटाता है, तो हु नोक्स who knocks at the door, who knocks at the door। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये हु वाले क्वेश्चन भी आपके हो गए हैं। बस बिल्कुल लास्ट स्लाइड है हमारी, इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को, जिनको भी टेंस नहीं आता, अपने दोस्तों को आप शेयर करें, उन्हें दिखाएं। ठीक है, चलिए लास्ट स्लाइड है। देखिए मैंने क्या लिखा है, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज के साथ उससे संबंधित नाउन को जरूर लिखते हैं। ठीक है, नाउन का मतलब होता है नाम, जो भी नाउन आया हो, ठीक है, जरूर लिखा जाता है। हाउ मेनी का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, क्या होता है कितना। हाउ मच का मतलब कितना होता है, इसका मतलब क्या होता है कितना। विच का मतलब होता है कौन सा, विच का मतलब कौन सा या कौन सी, और हुज माने किसका, हुज का मतलब क्या होता है इसका। तो इसके साथ उससे संबंधित नाउन को जरूर लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ क्या लिखा है, तुम कितनी पेंसिल चाहते हो, कितनी के साथ क्या लिखा, कितनी पेंसिल। तुम कितनी पेंसिल चाहते हो, तुम्हें कितनी चीनी चाहिए, कितनी चीनी। तुम्हें कौन सी किताब चाहिए, कौन सी क्या चीज, किताब, नाउन। मोहन किसका जूता, किसका के साथ क्या चीज, जूता, नाउन। ठीक है, तो हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज के साथ उससे संबंधित नाउन को जरूर लिखते हैं। ठीक है, हाउ मेनी का प्रयोग होता है कितना के लिए। ठीक है, जो चीज़ तौली, जो चीज़ गिनी जा सकती है, क्या चीज़ काउंटेबल चीज़ होती है जिसको हम गिन सकते हैं, जिसकी गिनती हो सकती है, तो उसके साथ होता है हाउ मेनी। और जिसे मापा जाता है, तौला जाता है ना, तौला जाता है, मान लो जब मापा है तो उसके साथ क्या करते हैं, हाउ मच। ठीक, जैसे तुम कितनी पेंसिल चाहते हो, आओ देखते हैं, तुम कितनी पेंसिल चाहते हो, क्या हो जाएगा हाउ मच, क्या हाउ, कितनी पेंसिल चाहते हो, हाउ मेनी, हाउ मच, क्योंकि ये हम गिन सकते हैं तो हाउ मेनी, हाउ मेनी पेंसिल। इसके बाद डू यू वांट, हाउ मेनी पेंसिल डू यू वांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुम्हें कितनी चीनी चाहिए, हम क्या लिखेंगे, हाउ मच शुगर, हाउ क्या चीज, हाउ मच, हाउ मच क्या चीज, शुगर, हाउ मच शुगर, क्योंकि हम जो है शुगर को तौलते हैं, मापते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच का प्रयोग करता है, हाउ मच शुगर। के बाद डू, है ना, हाउ मच क्या होगा, हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड था, उसके बाद हमारी शुगर नाउन आ गया उससे संबंधित, उसके बाद हमको लगानी हेल्पिंग वर्ब, हाउ मच शुगर डू यू वांट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, विच बुक। उसके बाद डू हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू, विच बुक डू यू रीड, विच बुक डू यू रीड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, मोहन किसका जूता पहनता है, हुज शू डज मोहन वियर्स।
हुज शूज डज मोहन वियर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसका मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। उसके लिए भी आपके लिए टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे कर देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, ये जो सारी चीज़ें हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, चलिए मैं एक से बना दे रहा हूँ, आप सारे को समझ लीजिएगा। हाउ मेनी प्लस, आप इसके साथ सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, हाउ मेनी प्लस नाउन जो भी होगा, जो मैंने हाउ मेनी की जगह आप इन सारी हाउ मेनी की जगह पर आप इन सारे को अटैच करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी प्लस नाउन प्लस हाउ मेनी प्लस नाउन प्लस, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज, डू आर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से आप जो है सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, इसके सारे क्वेश्चन को। ठीक है, और आप जो यहाँ पर हाउ मेनी हाउ मच लिखा है, इस हाउ मेनी की जगह पर इन सारे को कंसीडर करिए। ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, इन सारे को यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं हाउ मेनी की जगह पर। और इसी रूल से आप जो है इस तरीके के सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना ना भूलें, वीडियो कैसी थी, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, सारे सुझाव भी हमको दें, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब देना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।